यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। एक छोटे से घर के अंधेरे कमरे में एक लड़की घुटनों के बल जमीन पर मुंह छुपाकर रो रही थी। तभी किसी ने धीरे से कहा, चांद। वो लड़की जो रो रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर सामने देखा। आंसुओं से भीगी हुई गहरी काली आंखें और चांद जैसा छोटा सा चेहरा, वो दिखने में किसी आसमान से उतरी से कम नहीं लग रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उस लड़की ने रोते हुए कहा, दीदी हमें शादी नहीं करनी है, फिर कोई हमारी बात मानता क्यों नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर उसके सामने खड़ी लड़की, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होगी, वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने चांद को ऊपर से नीचे तक देखा। लाल कलर के दुल्हन के जोड़े में चांद इस वक्त भला की खूबसूरत लग रही थी। अगर कुछ कमी थी तो बस उसकी मुस्कुराहट की। उस लड़की ने चांद के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, चांद बच्चा, मैं जानती हूँ कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। चांद ने रोते हुए कहा, सिया दीदी, मामी जी हमारी शादी बूढ़े काका से करवा रही है, जिनके पहले से हमसे बड़े बड़े 4 बच्चे हैं। हम उनसे शादी नहीं करेंगे, हम उनसे शादी नहीं करेंगे, सिया दीदी कहते हुए चांद फूट फूट कर रोने लगी। सिया ने चांद की आंखों में आए आंसू साफ करते हो कहा, चांद बच्चा रोना बंद कर, मैं आ गई हूँ ना, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, तुझे अपनी सिया दीदी पर भरोसा है ना। सिया की बात सुनकर चांद ने डरी हुई नजरों से रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ से चली जाओ दीदी, कोई आ जाएगा। मामी बहुत बुरी है, वो हमेशा हमें मारती है, वो आपको भी मार देंगे, आप जाओ यहाँ से। चांद की बात सुनकर सिया ने पीछे पलटकर देखा। दरवाजे पर इस वक्त कोई नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सिया दीदी इतनी कमजोर नहीं है कि वो अपनी नन्ही सी चांद को ना बचा पाए। तुम्हारी उम्र भी सिर्फ 18 साल है, ये कोई शादी करने की उम्र नहीं होती। इन लोगों ने तुम्हारा बचपन बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अब तुम्हारी आने वाली जिंदगी में इन्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम मेरी स्ट्रांग चांद हो ना, मेरी बात मानोगी ना, मैं जो कहूंगी वो करोगी ना। सिया की बात सुनकर चांद आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। सिया ने जल्दी से चांद का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। चांद ने डरते हुए कहा, आप क्या करने वाली हो दीदी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। वैसे भी यह लोग तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। उस बूढ़े को तुझे ये लोग बेच रहे हैं। पता नहीं वो बुढ़ा तेरे साथ करना क्या चाहता है, इसलिए तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, तो यहाँ से दूर चली जा, इतनी दूर की यह लोग तुझे चाह कर भी ना ढूंढ पाए। चांद ने घबराते हुए कहा, पर हम कहाँ जाएंगे सिया दीदी। सिया ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, जिंदगी जहाँ लेकर जाएगी तुझे वहीं जाना होगा। मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर दिया है, ये रख और चल मेरे साथ। कहते हुए सिया चांद का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सबसे छुपाते छुपाते उस छोटे से घर के पिछले हिस्से में आ गई। वहां पर एक लड़का गाड़ी लेकर पहले से खड़ा था। सिया ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, रघु, चांद को स्टेशन पर छोड़कर आओ। रघु ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, पर सिया दीदी अगर किसी को पता चल गया तो। सिया ने गुस्से से कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम और देर मत करो, चांद को लेकर यहाँ से जल्दी चले जाओ। चांद ने सिया की बात सुनकर रोते हुए कहा, हम अकेले कैसे रहेंगे दीदी, हमें डर लगता है। सिया ने प्यार से कहा, बच्चा, ये लोग तुझे जहाँ पर भेजने वाले हैं वहां पर तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। वहां जाने से अच्छा है कि तू अपनी जिंदगी को जीने के लिए यहाँ से दूर चली जाए। भगवान तेरे साथ है और तेरी सिया दीदी भी। यह फोन रख, जब भी तुझे जरूरत हो कॉल कर लेना। चांद ने जल्दी से उसके हाथ से कीबोर्ड वाला फोन लिया और रोते हुए कहा, शुक्रिया सिया दीदी, आप अकेली है जिन्हें हमारी परवाह है। चांद की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, रोने का वक्त नहीं है, चली जा यहाँ से दूर, इतनी दूर चली जाती कोई तेरे पास ना आ सके। चांद जल्दी से रघु के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गई। रघु ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। सिया ने घबराते हुए कहा, है महादेव, हमारी मासूम से चांद की रक्षा करना। कहते हुए सिया ने पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे गुस्से से देख रही थी। सिया ने घबराते हुए कहा, काकी। उसने इतना कहा ही था कि उस औरत ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, क्या किया तूने। तूने उस कलमुही को भगा दिया, अब जमींदार साहब के साथ शादी कौन करेगा। अगर वह नहीं मिली तो जमींदार साहब हम सब कुछ जिंदा गाड़ देंगे। कहते हुए वो औरत दौड़ते हुए अंदर चली गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, रामू के बाबा, गजब हो गया, इस नालायक लड़की ने उसे चांद को भगा दिया। उसे जल्दी से ढूंढने के लिए जाए। उस छोटे से घर के लिविंग रूम में 10 से 12 आदमी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, सबके चेहरे पर गुस्सा और डर नजर आने लगा। उनमें से एक आदमी ने आगे जाकर सिया को बालों से पकड़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, कहाँ भगाया है तूने, उसे बता।
सिया ने रोते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं बताऊंगी। सिया की बात सुनकर दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, कैसे नहीं बताएगी। कहते हुए वो अंदर से एक औरत को खींचता हुआ बाहर लेकर आ गया। सिया ने जैसे ही ये देखा उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ। उस आदमी ने सिया की मां की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, बता कहाँ गई है वह लड़की। सिया ने रोते हुए कहा, रेलवे स्टेशन से। उसके इतना कहते ही वह सारे आदमी घर के बाहर भाग गए। सिया दौड़ते हुए अपने माँ के पास आ गए जो कि जमीन पर बैठकर रो रही थी। वही उस औरत ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर आज वह लड़की नहीं मिली तो तुम दोनों माँ बेटी तैयार हो जाना अपनी मौत के लिए। कहते हुए वह औरत वहां से चली गई। सिया की माँ ने रोते हुए कहा, तूने ऐसा क्यों किया। सिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, माँ कोई हमें कुछ नहीं करेगा, बाबा आपको और मुझे कुछ नहीं होने देंगे। पर चांद का क्या, उसने बचपन से सिर्फ दर्द और तकलीफ बर्दाश्त की है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। मैंने उसे बहुत दूर भेज दिया, अब तक तो शायद वह ट्रेन में चढ़ भी गई होगी। बस वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए, इस रामपुर के साए से इतनी दूर की यह दरिंदे उसे ढूंढ ना पाए। कहते हुए सिया ने अपने आंसू साफ किए। रघु ने सिया को स्टेशन पर छोड़ते हुए कहा, 5 मिनट बाद यहाँ ट्रेन अगर रुकेगी, जो डब्बा दिखे उसमें चढ़ जाना। सिया ने रोते हुए कहा, हमें डर लग रहा है। रघु ने सिया की तरफ देखा, तभी उसे ट्रेन की आवाज सुना दी। उसने सिया के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, चांद डरने की जरूरत नहीं है, अगर आज तुम डर गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाओ चांद जाओ। चांद ने रोते हुए कहा, हम वापस आएंगे। कहते हुए चंद अपने लहंगे को संभाल कर भागते हुए ट्रेन की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से एक आदमी ने रघु को कॉलर से पकड़कर उसे जमीन पर गिरते हुए कहा, साले हमारा नमक खाकर हमसे गद्दारी करता है। रघु ने पलट कर देखा तो गांव के कुछ जवान लड़के लड़कियां, जमींदार के आदमी और चांद के मामा जी के आदमी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। रघु ने डरते हुए देखा तो चांद अब तक ट्रेन के करीब पहुंच चुकी थी। उसके पीछे ही 3 आदमी भाग रहे थे। सिया ने घबराकर पीछे पलट कर देखा और खुद से कहा, हम डर नहीं सकते। कहते हुए वो एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गई। चांद भागते हुए ट्रेन के डब्बे से यहाँ से वहां घूम रही थी। उसने खिड़की से देखा तो उसके मामा जी के आदमी और जी बूढ़े जमींदार से उसकी शादी होने वाली थी। उसके आदमी भी ट्रेन के अंदर चढ़ चुके थे। चांद कितने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान हम क्या करें। कहते हुए चांद ने अपने मुंह पर हाथ रखा और डब्बे की बाथरूम में जाकर छिप गई। उसका लहंगा बहुत भारी था, पर फिर भी इस वक्त उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने मुंह को मजबूती से बंद करके रखा था। वही चांद के मामा जी के आदमी और जमींदार के आदमी सभी डब्बे में फेल कर चांद को ढूंढने लगे। काफी देर तक चांद को ढूंढने के बाद भी उन्हें वो कहीं नजर नहीं आई। ट्रेन छूटने का वक्त हो गया था, इसलिए वो सभी नीचे उतर आए। उनके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। चांद को जैसे ही महसूस हुआ कि ट्रेन चल रही है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज वो इस दलदल से निकल रही थी जहां पर उसने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे थे। उसे नहीं पता था कि अब उसकी किस्मत उसे कहां लेकर जा रही है। उसने रोते हैं, महादेव हमारी रक्षा करना। दूसरी तरफ मुंबई मूनलाइट क्लब। इस वक्त स्टेज पर काफी सारे लोग नशे में दूध होकर डांस कर रहे थे। एक लड़की एक लड़के के गले में बाहर डालकर काफी सिडिक्टिव तरीके से उसके साथ डांस कर रही थी। लड़के ने भी उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। लड़की ने धीरे से आगे बढ़कर उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, आई लव यू डार्लिंग। उस लड़के ने उसे लड़की की कमर पर अपना हाथ डालते हुए कहा, स्वीट हार्ट आई लव यू कहती हो, वह भी इतने सूखे सूखे अंदाज में। कहते हुए वो लड़का जिसका नाम व्योम था, उसकी पकड़ उस लड़की की कमर पर मजबूत हो गई। वहां पर मौजूद सभी लोग उन दोनों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, व्योम, वर्तिका। उन दोनों के नाम की आवाजें पूरे क्लब में गूंज रही थी। व्योम ने वर्तिका को अपने और करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। ये लड़का था व्योम अग्निहोत्री, 25 साल का नौजवान जो बिजनेस इंडस्ट्री पर राज करता था, और उसकी बाहों में जो लड़की थी उसका नाम था वर्तिका आहूजा, व्योम की गर्लफ्रेंड। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह से पैशनेटली किस करते रहे। काफी देर बाद व्योम ने वर्तिका के होठों से अपने होठों को दूर करते हुए कहा, स्वीट हार्ट आई वॉन्ट यू। वर्तिका ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, मैंने मना कब किया है डार्लिंग, पर पहले मेरा बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। वर्तिका की बात सुनकर व्योम उसे उसी तरह से कमर से पकड़कर स्टेज के नीचे ले आया। पूरे पार्टी हॉल में व्योम और वर्तिका के फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स मौजूद थे। 2 वेटर्स बड़ा सा 3 लेयर्स का केक वहां पर लेकर आ गए। वर्तिका ने केक कट किया और व्योम के साथ साथ अपने सभी क्लोज फ्रेंड को खिलाया। कुछ देर में वहां पर सभी लोग नशे में झूम रहे थे। व्योम भी लगातार ड्रिंक कर रहा था। वर्तिका और बाकी सब भी नशे में धुत हो चुके थे। वर्तिका ने व्योम के पास आकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, चलो ना डार्लिंग, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं।
वर्तिका की बात सुनकर व्योम के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने वर्तिका के कानों के पास अपने होठ ले जाते हुए कहा, आर यू श्योर नॉट डार्लिंग, बिकॉज यू नो एक बार अगर मैंने शुरू कर दिया तो फिर तुम चीखो चिल्लाओ या तड़प तड़प कर मर जाओ, मैं रुकूंगा नहीं। व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने भी एटीट्यूड के साथ कहा। वर्तिका भी किसी से डरती नहीं है। वर्तिका की बात सुनकर व्योम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और उसे झटके से कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वह उसे किस करते हुए ही क्लब के सेकंड फ्लोर पर आ गया। व्योम ने वर्तिका को दीवार से सटाते हुए कहा, देखोगी भी नहीं व्योम, अग्निहोत्री वो तूफान है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए व्योम वर्तिका को लेकर रूम के अंदर आ गया। उसने वर्तिका को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। वर्तिका भी व्योम का पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के इर्द गिर्द पड़े हुए थे। व्योम वर्तिका के साथ काफी ज्यादा एग्रेसिव बर्ताव कर रहा था। उसने वर्तिका की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ वरना पछताने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। एपिसोड 2। व्योम की डरावनी हंसी सुनकर वर्तिका ने अपनी चीख कंट्रोल करते हुए कहा, प्लीज व्योम अब और नहीं वरना सुबह तक मैं मर जाऊंगी। व्योम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने खुद कहा था कि तुम मरने के लिए तैयार हो, तो अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो स्वीटहार्ट, क्योंकि मैं तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक तुम्हें ये दर्द है, ये टॉर्चर बर्दाश्त करना ही होगा। उसने अपनी पैंट पहनी और साइड की डोर से सिगरेट निकालकर रूम की बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने चांद की तरफ देखा कर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, व्योम अग्निहोत्री का वह आसमान है, इसके आसपास कोई भी नहीं भटक सकता सिवाय उस चांद के जो मुझे तो रोशनी देता है पर मैं उसे सिर्फ अंधेरा देता हूँ। कहते हुए व्योम हंसने लगा। वह सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। तभी उसे रूम से वर्तिका की आवाज सुनाई दी, व्योम कहाँ हो तुम? व्योम इरिटेट होकर रूम की तरफ देखा। वर्तिका अपने पेट को सहलाते हुए बेड पर बैठी हुई थी। व्योम ने रूम के अंदर जाकर इरिटेट होते हुए कहा, क्या हुआ है? वर्तिका ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग तुम इस तरह से मेक आउट करने के बाद मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? डू यू लव मी ना? वर्तिका की बात सुनकर व्योम के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने वर्तिका की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है? तुमसे किसने कहा कि मुझे किसी से प्यार हो सकता है? आई एम नॉट इमोशनल फूल जो प्यार जैसी यूजलेस चीजों में अपना टाइम वेस्ट करे। व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने कंबल को अपनी बॉडी से हटाते हुए कहा, तो फिर ये सब कुछ क्या है? व्योम ने वर्तिका की बॉडी पर देखा। उसकी बॉडी पर कई सारे बाइट के निशान थे जिन्हें देखकर व्योम ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, इट इज जस्ट माई फिजिकल नीड। कहते हुए व्योम सोफे पर जाकर बैठ गया और सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। वर्तिका ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, ठीक है जो भी है, बस मेरे साथ है प्यार ना सही फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड तो हो तुम मेरे। वर्तिका की बात पर व्योम ने कुछ नहीं कहा। उसे शादी प्यार जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस वर्तिका से इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वो सोसाइटी में उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लायक थी। व्योम को बेचारी टाइप लड़कियां बिल्कुल भी पसंद ही थी। उसे एक स्ट्रांग वुमेन पसंद थी जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो। वर्तिका भी काफी बिजनेस इंडस्ट्री की जानी मानी बिजनेस वुमेन थी। वर्तिका ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत थका दिया है, मैं सो रही हूँ। कहते हुए वर्तिका बेड पर लेट गई। व्योम ने बिना किसी इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ देखा और अपना मोबाइल उठाकर अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। कुछ ही देर में असिस्टेंट लैपटॉप और उसके ऑफिस का सामान लेकर वहां पर पहुंच चुका था। व्योम वहीं पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करने लगा। उसकी जिंदगी में के सिर्फ दो मकसद थे, एक आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना जहां तक कोई चाह कर भी ना पहुंच पाए और दूसरा अपनी दादी को खुश रखना। दूसरी तरफ आधी रात का वक्त, चांद अभी भी ट्रेन की बाथरूम में बैठी हुई थी। बाहर से कोई औरत जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मार रही थी। उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, इस दरवाजे को क्या हो गया है? क्या कोई अंदर है? चांद काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। आखिर में उसने डरते डरते दरवाजा खोला। चांद के दरवाजा खोलते ही वह औरत जो कि अभी तक चिल्ला रही थी अचानक से चुप हो गई। चांद का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उस औरत ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चांद ने घबराते हुए आसपास देखा और कहा, वह हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए थे इसलिए हम यहाँ पर छुपे हुए थे। चांद की बात सुनकर उस औरत ने चांद का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाते हुए कहा, डरो मत, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो कोई भी तुम्हारे पीछे है कुछ नहीं कर पाएगा और तुम इस हालत में क्या तुम अपनी शादी से भाग कर आए हो? कहते हुए उस औरत की आंखें बड़ी हो गई। वही चांद घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकल रहे थे। इस वक्त रात का वक्त हो रहा था और ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। चांद को कुछ ना बोलते हुए देखकर उस औरत ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, कितनी सुंदर हो तुम, बिल्कुल किसी चांद के टुकड़े की तरह। नाम क्या है तुम्हारा? चांद ने घबराते हुए अपना चेहरा ऊपर उठकर उस औरत की तरफ देखकर डरी हुई आवाज में कहा, चांद नाम है हमारा। उस औरत ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल सही नाम रखा है, तेरे माँ बाप ने तेरा, वैसे किसके साथ भागी है तू?
तेरा आशिक या फिर कोई और? चांद ने रोते हुए कहा, हम अकेले आए हैं, हमें शादी नहीं करनी थी। इसलिए उस औरत ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ जा रही है तू? मुंबई। चांद ने डरते हुए कहा, मुंबई कहाँ है? चांद का सवाल सुनकर वो औरत अजीब नजरों से चांद की तरफ देखने लगी। चांद इस वक्त किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी जिसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। उस औरत ने चांद का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अपनी सीट पर आ गई। उस औरत की सीट पर 3-4 लड़कियां बैठी हुई थी जिनकी उम्र 25 से 27 साल के आसपास लग रही थी। उन सभी ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, ताई ये कौन है? उस औरत ने आंखों के इशारे से उन सबको कुछ कहा जिसे समझकर वो सब चुप हो गई। चांद ने डरते हुए कहा, आप सब लोग कहाँ जा रही हैं? उस औरत ने प्यार से कहा, मुझे बता तेरे साथ क्या हुआ है? तुझे देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि जरूर तेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है। मैं अनाथ आश्रम चलाती हूँ जहाँ पर मैं बेसहारा लड़कियों को रखती हूँ। ये सभी वही हैं। मैं इन्हें उनके परिवार से बचाकर अपने अनाथ आश्रम लेकर जा रही हूँ। अगर तेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो तू हमारे साथ चल सकती है। उस औरत की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठकर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में? चांद की बात सुनकर उस औरत के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और नहीं तो क्या? वैसे उम्र क्या होगी तेरी? 15 साल। उस औरत की बात सुनकर चंद ने धीरे से कहा, नहीं, कुछ दिनों बाद में 18 साल की हो जाऊंगी। चांद की बात सुनकर उस औरत की आंखें और भी शैतानी तरीके से चमकने लगी। उसने चांद का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या तेरे पास कुछ सामान है? चांद ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी बैग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हमारी दीदी ने पैसे और यह मोबाइल दिया था। चांद की बात सुनकर उस औरत ने कहा, ये बैग मुझे दे दो, यहाँ पर चोर लुटेरे घूमते रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी बैग ले ली तो तुम्हारी सारे पैसे चले जाएंगे। मैं मुंबई पहुंचने के बाद तुम्हें सारे पैसे दूंगी। और मुंबई एक बड़ा शहर है जहां पर यह ट्रेन जा रही है। क्या तुम्हें नहीं पता था कि यह मुंबई जा रही है? चांद ने मासूमियत से अपनी बैग को उस औरत के हाथ में देते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि मुंबई शहर है, हम अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकले। चांद की बात सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुझे मुंबई के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मुंबई कितना रंगीन शहर है। उस औरत की बात चांद को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर चांद को लग रहा था कि भगवान ने ही उसकी मदद के लिए इस औरत का भेजा है। वहीं आसपास बैठी हुई लड़कियां चांद की किस्मत पर अफसोस जता रही थी। वह जानती थी कि अब इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। वह भी तो इसी औरत की बातों का शिकार होकर बर्बाद हो चुकी थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, वरना उनकी जान चली जाती। सुबह के 7 बजे ट्रेन मुंबई स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी चांद ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, हम बाथरूम से आते हैं। उस औरत ने चांद की तरफ देखा और कहा, जल्दी वापस आना, कुछ ही देर में हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। चांद ने अपना सर हिलाया और अपने लहंगा को संभालते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। वह कुछ ही दूरी पर गई थी कि अचानक से उसका ध्यान अपने गले पर गया। उसके गले में एक पेंडेंट था जो कि इस वक्त नहीं था। उसने घबराते हुए कहा, हमारा पेंडेंट। कहते हुए चांद वापस उस औरत की सीट की तरफ जाने लगी। वह सीट के करीब पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में उस औरत के हंसने की आवाज पड़ी, कितनी खूबसूरत है वह लड़की, बहुत अच्छी कीमत मिलेगी उसकी, बस कुछ और देर और उसके बाद मैं मालामाल हो जाऊंगी। उस औरत की बात सुनकर चांद के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसकी आंखें घबराहट की वजह से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इसका मतलब ये हमें बेचना चाहती है। कहते हुए चांद ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और ट्रेन के उस डब्बे से होती हुई दूसरे डब्बे में आकर कोने में छुप गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, है महादेव, और क्या क्या करना बाकी है हमारे साथ? बचपन में माँ बाप को छीन लिया, बड़े होने तक मामा मामी, क्या कड़वे शब्द सुने, अब ये सब कुछ है क्यों हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफ है महादेव। कहते हुए चांद वहीं पर घुटनों के बाल मुंह छुपाकर बैठ गई। तभी उसके कानों में इस औरत की आवाज सुनाई दी, कहाँ गई यह लड़की? स्टेशन आने ही वाला है। इस आवाज को सुनकर चंद जल्दी से दूसरे डब्बे की बाथरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। वो किसी भी कीमत पर इस औरत के पास तो नहीं जाने वाली थी। कुछ देर बाद चांदनी महसूस किया कि ट्रेन रख चुकी है। चांद ने हल्का सा दरवाजा खोल कर देखा तो उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आया। ट्रेन के डब्बे से लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे। चंद घबराहट को काम करते हुए धीमे कदमों से बाहर आ गई। उसने देखा तो वह औरत वहां पर नहीं थी। चांद ने खुद से कहा, है महादेव, हमारी रक्षा करना। कहते हुए चंद डब्बे से नीचे उतर आए। स्टेशन की भीड़ को देखकर घबराहट की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। चंद ने कभी भी राम को रामपुर के बाहर कदम नहीं रखा था और इस वक्त वो मुंबई में थी जिसे लोग सपनों का शायर कहते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, है महादेव, हमारी रक्षा करना। कहते हुए चंद बाहर निकलने का रास्ता खोजने हुए वहां पर घूमने लगी। आधे घंटे तक वहां
पर भड़काने के बाद आखिर में वो स्टेशन से बाहर आ गई, पर आप उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पैसे, उसका मोबाइल, सब कुछ वो औरत लेकर चली गई थी। चांद को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। चांद अभी स्टेशन के बाहर दुल्हन के जोड़े में खड़ी ही थी कि तभी एक टैक्सी वाले ने उसके पास आते हुए कहा, मैडम कहाँ जाना है आपको? कहते हुए वह चांद को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। चंद अपने साथ हुए इंसिडेंट की वजह से पहले ही घबराई हुई थी, इसलिए अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। उसने डरते हुए कहा, हमें कहीं नहीं जाना। कहते हुए चंद वहां से भागने लगी। टैक्सी ड्राइवर बस उसे भागते हुए देखने लगा और अपना सर हिलाकर वापस अपनी टैक्सी की तरफ चला गया। चांद कुछ दूरी पर आकर रोड के किनारे घुटनों पर बैठकर गहरी गहरी सांस नहीं लगी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी शादी का जोड़ा भी मेला हो चुका था। चांद को इस वक्त अपनी कंडीशन से कोई मतलब नहीं था। उसे बस खुद को प्रोटेक्ट करना था, पर उसे नहीं पता था कि अब वह क्या करने वाली है। वही रोड की दूसरी तरफ ट्रैफिक सिग्नल में एक कार काफी देर से रुकी हुई थी। पिछली सीट पर बैठे इंसान ने गुस्से से कहा, और कितना वक्त लगेगा? मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, बस थोड़ी देर कर। कहते हुए ड्राइवर अपनी घबराहट को कम करने लगा। उसके पीछे बैठा इंसान किसी शैतान से काम नहीं था। पीछे बैठे इंसान ने अपने हाथ में पड़े हुए मोबाइल से किसी का नंबर डायल करके गुस्से से कहा, अगली बार से मीटिंग का टाइम फिक्स करने से पहले मुझसे पूछ लेना, वरना मैं छत से नीचे फेंक दूंगा तुम्हें। कहते हुए उसका ध्यान घर से बाहर गया। उसका ध्यान रोड के किनारे पर बैठी लड़की पर गया, जो कि अपना चेहरा घुटनों में छुपा कर बैठी हुई थी। उसने खुद से कहा, आजकल भिखारी ने शादी के कपड़े पहनाना भी स्टार्ट कर दिया है। इम्प्रेसिव, भीख मांगने के नए नए तरीके। मेहनत तो करनी होती नहीं है, नए नए पत्र आजमाते हैं। कहते हुए वो लड़का दोबारा किसी का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से किसी बुई औरत ने कॉल पिक करते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, फिल्म कहाँ है बेटा आप? एपिसोड 3। दूसरी तरफ से बुई औरत की आवाज सुनकर उस लड़के ने अपनी नजरें उस सड़क पर बैठी लड़की से हटाते हुए कहा, आपको क्या हुआ है दादी, और मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? कहते हुए उसे लड़के की आवाज तेज हो गई। दूसरी तरफ से उस बुई औरत ने प्यार से कहा, व्योम मेरे बच्चे, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि तेरी बुढ़ी दादी जिंदा है या मर गई? तुझे तो बस अपनी जिंदगी से मतलब है, तो तू अपनी जिंदगी खुशी से बीता, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अपनी दादी की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए दादी, अगली बार से ऐसी बातें अगर आपने मुंह से निकाली तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मरते दम तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वहीं उनकी बात सुनकर दूसरी तरफ से उस बुरी औरत की सख्त आवाज सुनाई दी। अपनी दादी को रोते हुए देखकर व्योम ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, क्या हुआ है आपको? रोना बंद कीजिए। व्योम की दादी ने रोते हुए कहा, हमेशा मुझे धमकी देता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे प्यार करता है। झूठ बोलता है तू। व्योम ने ड्राइवर की तरफ देखा। ट्रैफिक क्लियर हो चुका था और कार स्टार्ट हो चुकी थी। उसने प्यार से कहा, दादी माँ, आप तो जानती है ना, मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे अपना ऑफिस संभालना होता है, बहुत काम है दादी माँ लाइफ में, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ व्योम की दादी ने रोते हुए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए बहू ला कर दे। कितने दिन जिंदा रहूंगी मुझे नहीं पता, मरने से पहले मैं तेरी बीवी को देखना चाहती हूँ, और हाँ, उस वर्तिका के बारे में तो कहना ही मत, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तूने उसके साथ शादी की तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। कहते हुए उसकी दादी ने कॉल कट कर दिया। व्योम घूरकर मोबाइल की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, आप इतना इरिटेट क्यों करती है दादी माँ? कहते हुए व्योम की आंखें गहरी हो गई। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उनकी हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि उसकी दादी के लिए खुश रहना जरूरी है और वो अपनी वजह से उन्हें इस तरह से उदास होते हुए नहीं देख सकता था। कुछ ही देर में उसकी कार अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के सामने आकर रुकी। बॉडीगार्ड ने जल्दी से अपनी कार से निकलकर व्योम के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। वो अपने ब्लेजर को संभालते हुए बाहर आ गया। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उसे पर से अपनी नजर नहीं हटा पाया। इसी तरह से व्योम चलता हुआ ऑफिस के अंदर आ गया। फर्स्ट फ्लोर पर काम करने वाली जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयज थी, वो उसको आते हुए देखकर सभी खुद को सही करके काम पर फोकस करते हुए टेढ़ी नजरों से उसे देखने लगी, क्योंकि व्योम को काम में लापरवाही करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उन सबको बिना एक नजर भी देख सीधा एलिवेटर से अपने फ्लोर पर चला गया, जहां पर उसका केबिन था, और वहां पर किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ चांद अभी भी सड़क के किनारे बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देख, आसपास से उसे गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था।
उसने घबराते हुए खुद से कहा, हम कहाँ पर हैं? कहते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। उसका लहंगा पूरी तरह से मैला हो चुका था। भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। कल से उसने कुछ भी नहीं खाया था और लगातार यहाँ से वहां भाग रही थी। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हमें रोना नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हमें हमारी सिया दीदी को दिया हुआ वादा पूरा करना है, हम हार नहीं मानेंगे। चांद तू हार नहीं मानेगी। कहते हुए चांद अपने आंसू साफ करके अपने लहंगे को संभालते हुए रोड के किनारे पर चुपचाप चलने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। वो बस चलती जा रही थी, किसी मंजिल की तलाश में। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे ही देख रहे थे। शादी के कपड़ों में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इस तरह से क्यों घूम रही है। सबको यही लग रहा था कि जरूर चांद अपनी शादी से भाग कर आई है, पर कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था। रोती रोती चांद काफी दूर आ गई थी। उसने आसपास देखा, आसपास काफी कम लोग मौजूद थे। चांद दोबारा जमीन पर बैठते ही वाली थी कि उसके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज पड़ी। मंदिर की घंटी की आवाज सुनते ही चांद को जैसे उम्मीद की नई किरण मिल गई। उसने आसपास अपनी नजर घुमा कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक मंदिर नजर आया। इस वक्त वो मुंबई के बाहर के इलाके में पहुंच चुकी थी। पहाड़ी पर मंदिर को देखकर उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, है महादेव, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। कहते हुए चांद धीमे कदमों से चलती हुई मंदिर के सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे क्योंकि भागते हुए उसकी चप्पल भी टूट चुकी थी, पर फिर भी वह रुकी नहीं। जैसे तैसे सीढ़ियों के पास पहुंचकर चांद वहीं पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। तेज धूप और भूखे पेट चलने की वजह से उसे हल्का हल्का चक्कर भी आ रहा था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ देर तक बैठने के बाद चांद उठकर खड़ी हो गई और धीमे कदमों से सीढ़ियों से ऊपर आ गई। ऊपर आते ही उसे शिवजी का मंदिर नजर आया, जिसे देखकर चांद के मुरझाए हुए चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, है महादेव, अब आप ही राह दिखाए। कहते हुए चांद घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। वही मूर्ति के पास पंडित जी अपने सामने खड़ी हुई औरत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री जी, हमने कहा है ना, इस बार आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वो औरत जिसका नाम सावित्री जी था, वो दिखने में किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। हल्की सफेद साड़ी और गले में मोतियों का हार, सिंपल से लुक में भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, पिछले 3 सालों से हर रोज यहाँ पर मन्नत मांग रहे हैं, पर हमारा नालायक पोता है कि शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। हमें तो लगता है कि हम पागल हो जाएंगे, पर वो लड़का नहीं मानेगा। सावित्री जी की बात सुनकर पंडित जी ने हंसते हुए कहा, अब तक उसकी जीवन संगिनी उसके आसपास नहीं आई थी, पर अब बहुत जल्दी उसकी दस्तक उसके जीवन में होने वाली है। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहते हुए पंडित जी ने प्रसाद सावित्री जी के हाथ में दे दिया और दूसरे भक्त से बात करने लगे। सावित्री जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बस हमारे नालायक को संभालने के लिए किसी ऐसी लड़की को भेज दो भगवान, जो उसके पत्थर दिल को पिघलाकर उसे इंसान बना सकती है। सावित्री पलटकर मंदिर से बाहर आने लगी। वो सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थी कि उनका ध्यान सीढ़ियों पर बैठी चांद पर गया, जो अपना सर सीढ़ी पर टिका कर लेती हुई थी। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, किसी का हाथ अपने माथे पर महसूस करके चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इस वक्त को किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसका चेहरा देखकर एक पल के लिए सावित्री जी सब कुछ भूल गई। अगले ही पल उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो बेटा, और रो क्यों रही हो? सावित्री जी के सवाल पर चांदनी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सावित्री जी ने चांद का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे लेकर मंदिर के कोने में आकर बैठ गई। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या हुआ, और तुम ये शादी का जोड़ा पहनकर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारी शादी थी? क्या तुम अपने घर से भाग कर आए हो? क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। सावित्री जी की बात सुनकर चांद कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। सावित्री जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, रोना बंद करो। रोने से कुछ नहीं होता। अगर जिंदगी में मुश्किल आई है तो तुम्हें मुश्किल का सामना करना होगा। इस तरह से रोकर खुद को कमजोर नहीं करना है, खुद को मजबूत बनाना है। बताओ हमें, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सावित्री जी को इतने प्यार से बात करते हुए देखकर चांद आप खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई और आगे बढ़कर उसके गले से लग गई। उसने सावित्री जी को गले लगाकर रोते हुए कहा, हमें शादी नहीं करनी। हमारी मामी उनसे हमारी शादी कर रही थी।
कहते हुए चांद फूट फूट कर रो रही थी। सावित्री जी ने काफी देर तक उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसे शांत करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ आपके साथ। चांदनी सावित्री जी की तरफ देखा और डरते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। सावित्री जी जैसे जैसे चांद के बारे में सुन रही थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या आपके मामा मामी के अंदर इंसानियत नहीं है? वो आपकी शादी ऐसे इंसान से कैसे कर सकते हैं जिसके आपसे बड़े बड़े 4 बच्चे हैं? पैसों के लिए वो इतना कैसे गिर सकते हैं? सावित्री जी की बात सुनकर चांद फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोना बंद कीजिए। जिसका कोई नहीं होता, उनका महादेव होता है। आप महादेव के घर पर हैं। यहाँ पर हर किसी को उसके दुख का समाधान मिलता है, आपको भी मिलेगा। सावित्री जी की बात सुनकर चांद आज भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। सावित्री जी ने प्यार से कहा, क्या आप यहाँ पर किसी को जानती हैं? उनके सवाल पर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सावित्री जी समझ गई कि इस बच्ची क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है। कुछ देर तक उन्होंने कुछ सोचने के बाद कहा, क्या आप हम पर भरोसा करेंगे? चांदनी कंफ्यूज होकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सावित्री जी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। सावित्री जी की बात सुनकर चांद के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। जो कुछ भी उसके साथ ट्रेन में हुआ था, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने डरते हुए कहा, नहीं, हमें आपके साथ कहीं नहीं आना। चांद को इस तरह से डरते हुए देखकर सावित्री जी ने प्यार से कहा, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप पंडित जी से पूछ लीजिए, वो जानते हैं हमें। हम कोई गलत काम नहीं करते बेटा। सावित्री जी की बात सुनकर चांद डरी हुई नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद चांद आखिर में उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि अब उसे आगे क्या करना है। सावित्री जी उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गई। चांद काफी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सावित्री जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, आप ठीक है ना? चांद ने बस अपना सर हिला दिया। सावित्री जी उसे लेकर मंदिर के सामने खड़ी लंबी कारों की लाइन के पास आ गई। सावित्री जी को देखकर बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाकर उनके लिए दरवाजा खोल दिया। सावित्री की चांद को लेकर अंदर बैठ गई। चांद डरी हुई नजरों से सब कुछ देख रही थी। उसने आज से पहले कभी भी कार नहीं देखी थी, ना कभी कार के अंदर बैठी थी। सावित्री जी ने प्यार से कहा, बेटा डरिए मत, हम वादा करते हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, ना आपके साथ खुद कुछ गलत करेंगे। चांद ने बस अपना सर हिला दिया। उनकी कार स्टार्ट हो गई और कुछ ही देर बाद एक आलीशान से मेंशन के सामने आकर रुकी। सावित्री की चांद की तरफ देख रही थी, जो कार में डरी हुई नजरों से आसपास के नजारे देख रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा हमारा घर आ गया, दरवाजा खोलकर बाहर आ जाए। कहते हुए सावित्री जी बाहर आ गई। चांदनी भी दरवाजा खोला और घबराते हुए बाहर आ गई। जैसे ही उसका ध्यान सामने मौजूद घर पर गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह मुंह खोलकर घर को देखने लगी। सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? चांद ने हैरानी से कहा, क्या ये सच में घर है? ऐसा तो सपनों की दुनिया में होता है ना? चांद की बात सुनकर सावित्री जी को हंसी आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, ये हमारा ही घर है और अब आप हमारे साथ यही रहेंगे, चलिए हमारे साथ। कहते हुए सावित्री जी चांद को लेकर आगे जाने लगी। वो कुछ ही आगे चली थी कि तभी उनका मोबाइल रिंग करने लगा। उन्होंने चांद की तरफ देखते हुए कहा, बस 1 मिनट बेटा। कहते हुए सावित्री जी ने कॉल उठाया और बात करते हुए अंदर जाने लगी। वही चांद उनके हाथ छोड़ने के बाद डरी हुई नजरों से मेंशन को देखते हुए वहीं पर खड़ी रही। तभी उसका सर घूमने लगा। वह अपनी धुंधली हुई नजरों से सावित्री जी को जाते हुए देखने लगी। वो उन्हें आवाज लगा पाती, इससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वह जमीन पर गिरती इससे पहले ही किसी ने अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लिया। एपिसोड 4। चांद ने अपनी अध खुली आंखों से देखा तो इस वक्त वह किसी की बाहों में थी। वह ठीक से उसका चेहरा देख पाती है। इससे पहले ही उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वही जिस इंसान ने उसे अपनी बाहों में थमा हुआ था, वह चांद के चेहरे को अजीब तरह से घूर कर देख रहा था। सावित्री जी जो कि कॉल पर बात करते हुए दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे चांद नहीं थी। उन्होंने घबराते हुए कहा, ये कहाँ चली गई? उन्होंने इतना कहा ही था कि उनका ध्यान कुछ दूरी पर खड़ी चांद पर गया, जो कि इस वक्त व्योम की बाहों में बेजान सी झूल रही थी।
चांद की हालत देखकर सावित्री जी घबराते हुए तेज कदमों से चलती हुई व्योम के पास आ गई। उन्होंने घबराते हुए कहा, इसे क्या हुआ? व्योम, जो कि अब तक अपनी बाहों में बेजान सी पड़ी चांद को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। सावित्री जी की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये कौन है? कहते हुए उसने चांद पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। अगले ही पल चांद इस हालत में सीधा जमीन पर गिर गई। सावित्री जी ने जैसे ही ये देखा, उनके मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या आप पागल है? सावित्री जी जमीन पर पड़ी हुई चांद को देखने लगी। व्योम ने अजीब नजरों से चांद को ऊपर से नीचे तक देखा और वहां से चला गया। सावित्री जी ने गुस्से से कहा, व्योम, और व्योम ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और घर के अंदर चला गया। सावित्री जी ने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ। बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर चांद को अपनी गोद में उठा लिया और सावित्री जी की बात मानकर उसे लेकर घर के अंदर नीचे बने गेस्ट रूम में लेकर आ गया। सावित्री जी घबराई हुई नजरों से चांद के चेहरे की तरफ देख रही थी। उन्होंने परेशानी से कहा, डॉक्टर अभी तक आए कि नहीं? कुछ देर बाद डॉक्टर चांद को चेक कर रहे थे और सावित्री जी परेशानी से उसे देख रही थी। डॉक्टर ने चांद को एग्जामिन करने के बाद सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, मैम, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। शायद उन्होंने काफी दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और उनकी बॉडी पर भी काफी जख्म नजर आ रहे हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिए हैं। इन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा। होश में आने के बाद उन्हें कुछ खिला दीजिएगा। इन्हें एनर्जी की बहुत जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर सावित्री जी ने चांद के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जी डॉक्टर। डॉक्टर ने एक नजर चांद की तरफ देखा और वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद सावित्री की चांद के बगल में बैठकर उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगी। चांद ने उन्हें सब कुछ बताया था, जो कुछ भी उसके साथ बचपन से लेकर आज तक हुआ था। उन्होंने प्यार से कहा, किस्मत भी कितना अजीब खेल खेलती है ना। इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। जरूर महादेव ने इसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनके दिमाग में पंडित जी की बात गूंजने लगी। सावित्री जी ने हैरानी से कहा, कहीं महादेव ने चांद से हमें मिलाकर कोई इशारा तो नहीं किया? सोचते हुए उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मन ही मन खुद सोचकर उन्होंने प्यार से चांद के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद जो हम सोच रहे हैं वही सही है। कहते हुए सावित्री जी वहां से बाहर चली गई। लिविंग रूम में आते ही उन्हें वहां पर एक 45 साल के आसपास की औरत और 50 साल के आसपास का आदमी नजर आया। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। सावित्री जी ने उन दोनों के पास आकर थोड़े गुस्से से कहा, व्योम कहाँ है? सावित्री जी का सवाल सुनकर वो औरत, जो दिखने में काफी फैशनेबल लग रही थी, उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हमें नहीं पता है मोम, वो कहाँ होगा? यही कहीं होगा। वैसे भी वो हमें कहाँ कुछ बताता है। उस औरत की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे ढूंढते हुए कहा, तुम्हें कभी कुछ पता होता है विधि? अपने मेकअप प्रोडक्ट और अपनी किटी पार्टी के अलावा? सावित्री जी की बात सुनकर विधि का मुंह बन गया। तभी उनके बगल में बैठे आदमी ने कहा, क्या हुआ है माँ? आप व्योम को क्यों ढूंढ रहे हैं और वह घर कब आया? 1 महीने से तो उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उस आदमी की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अपने बेटे के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता है। कहते हुए सावित्री गुस्से से वहां से चली गई। विधि ने अपने बगल में बैठे अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, विकास, मोम कुछ ज्यादा ही अजीब बातें करती है। आई थिंक बुढ़ापे की वजह से उनका दिमाग खराब हो चुका है। विधि की बात सुनकर विकास ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, बकवास बंद करो। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगा। विकास की बात सुन विधि ने कहा, ठीक है, ठीक है। वैसे भी मुझे किटी पार्टी के लिए देर हो रही है। मैं जा रही हूँ। मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए मेरा इंतजार मत कीजिएगा। कहते हुए विधि वहां से चली गई। विकास ने अपना सर हिलाया और वह भी वहां से चले गए। व्योम इस वक्त अपने रूम में शर्टलेस होकर सोफे पर बैठा हुआ था और सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। तभी उसे बाहर से दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनाई दी। व्योम ने टेढ़ी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। वह जानता था कि उसके रूम में आने की जरूरत सिर्फ एक इंसान कर सकती है, वो है उसकी दादी। व्योम ने सिगरेट को साइड में फेंका और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने साइड में रखा हुआ माउथ फ्रेशनर उठाकर अपने मुंह में डाला और दरवाजा खोलते हुए कहा, व्हाट हैपन दादी माँ? कहते हुए व्योम का ध्यान सावित्री जी के चेहरे पर नजर आने वाले गुस्से पर गया। उन्हें गुस्से में देखकर व्योम वापस अपने रूम के अंदर आकर बैठ गया। सावित्री जी ने गुस्से से कहा, आपने उसे नीचे क्यों गिराया?
क्या आप जानते भी हैं कि आपकी वजह से उसे कितनी गहरी चोट आ सकती थी? सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, वो खुद ही मेरी बाहों में आकर गिर गई थी। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को भी अपनी बाहों में पकड़ने का, और वैसे वो लड़की थी कौन? देखने से तो भिखारी लग रही थी। क्या अब आपने भिखारी को भी घर पर लाना शुरू कर दिया है? व्योम की बातें सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, व्योम बकवास बंद कीजिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप कब शादी करने वाले हैं? सावित्री जी के मुंह से फिर से शादी के बारे में सुनकर व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, आपकी गाड़ी शादी पर ही आकर क्यों अटक गई है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना है। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, और कितना करियर पर फोकस करना है? दुनिया के टॉप रिच बिजनेसमैन में आपका नाम आता है, इसके बाद भी आपको लगता है कि आप अभी भी किसी से पीछे हैं। आप हमारी बात समझते क्यों नहीं है? 27 साल के हो चुके हैं आप, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। सावित्री जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आपने कल के कल शादी नहीं की तो हम आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे, और यह बात अपने मरे हुए पति की कसम खाकर कह रहे हैं। सावित्री जी की बात सुनकर भी व्योम, जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, उसने हैरानी से पलटकर अपनी दादी की तरफ देखा। उसकी दादी हमेशा उसे शादी को लेकर धमकी देती थी, पर यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह से उसके दादाजी की कसम खाई थी। वो अच्छे से जानता था कि उसकी दादी उसके दादाजी से कितना प्यार करती है। उसने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास लगा रखी है दादी आपने? एक दिन के अंदर अंदर शादी, ये सब क्या है? सावित्री जी ने गुस्से से कहा, या तो तुम खुद किसी अच्छी लड़की से शादी करो या फिर तुम्हें हमारी मर्जी से शादी करनी होगी। सावित्री जी की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, दादी आप पागल हो चुकी है। सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं पागल हो चुकी हूँ, पर अब जो समझना है समझो। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना हमेशा हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। अब क्या करना है ये तुम्हारी मर्जी है। कल शाम को 5 बजे से पहले हमारे सामने तुम्हारी बीवी होनी चाहिए, वरना 5 बजे पहाड़ी वाले शिव जी के मंदिर में आ जाना, वहाँ पर तुम्हें हमारी मर्जी से शादी करनी होगी। कहते हुए सावित्री जी गुस्से से वहाँ से चली गई। उनके बाहर जाते ही व्योम ने गुस्से से रूम में रखे हुए टेबल को जोर से लात मारते हुए कहा, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए अपने बाल खींचने लगा। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद उसने टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और बालकनी में आ गया। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो डार्लिंग। दूसरी तरफ से वर्तिका की आवाज सुनकर व्योम ने कहा, मुझे शादी करनी है। व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने हैरानी से कहा, क्या? व्योम ने गुस्से से कहा, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा मुझे शादी करनी है। कल 3 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाना। कहकर व्योम ने कॉल कट करके गुस्से से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना मेरी शादी करने का, तो कर दीजिए। आपको क्या लगता है मैं बदल जाऊंगा और बिल्कुल संस्कारी बन जाऊंगा? आदर्शवादी टाइप तो आप गलत है दादी माँ। व्योम अग्निहोत्री नाम के तूफान को बदलने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, किसी के भी अंदर नहीं। कहते हुए व्योम वापस अपने रूम में आकर अपना लैपटॉप को लेकर बैठ गया। वह किसी मशीन की तरह लगता पर उंगलियां चल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई रोबोटिक मशीन फीड गई हो। वही चांद के रूम में चांद को होश आ चुका था। सावित्री जी जो चांद को अपने हाथों से सूप पिला रही थी। चांद ने आस से भरी आंखों से उनकी तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद मैडम, आपने हमको बचा लिया। अगर आप नहीं होती तो शायद हम कहीं पड़े हुए होते। कहते हुए चांद की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। सावित्री जी ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा। हमने आपसे पहले भी कहा था ना, अगर आपको लगता है कि हमने आपकी मदद की है तो क्या आप हमारी एक मदद करेगी? सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी कहिए, क्या घर के कोई काम करना है? हमें सारे काम आते हैं। चांद की मासूमियत देखकर सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कोई काम नहीं करने हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पोते से शादी करें। सावित्री जी की बात सुनकर चांद के चेहरे पर डर और घबराहट नजर आने लगा। उसने हैरानी से सावित्री जी की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। चांद के डरे हुए चेहरे को देखकर सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, डरिए मत, हमारा पोता बुरा नहीं है, बल्कि वह सिर्फ 26 साल का है और आप हम पहली नजर में ही पसंद आ गई, इसलिए हम आपको हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। बोलिए क्या आप हमारी बात मानेगी?
सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने डरते हुए कहा, पर हम कैसे? सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपको शादी करने के लिए कहा है, किसी जन पर जाने के लिए नहीं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास भी रहने के लिए घर नहीं है। अब जिंदगी भर कहाँ रहेगी? क्या आपको कोई काम करना आता है? क्या आपको मुंबई के बारे में कुछ पता है? कैसे सरवाइव करेगी आप यहाँ पर? सावित्री जी की बात सुनकर चांद डर गई। उसे नहीं पता था कि मुंबई कितना बड़ा शहर है, पर इतने सारे लोगों को देखकर डर गई थी। छोटी सी जिंदगी जीने वाली चांद इस वक्त इस मुंबई की माया नगरी में जाकर फंस चुकी थी। सावित्री जी ने मन ही मन कहा, हे महादेव, हमें माफ कर दीजिएगा। हम इस बच्ची की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं, पर हम क्या करें? इस बच्ची की मासूमियत ही अब हमारे पत्थर दिल व्योम को इंसान बन सकती है। उसके अंदर फीलिंग्स जाग सकती है। उसे एक रोबोट से इंसान बन सकती है। हमें यकीन है कि आपने किसी मकसद से ही इन्हें हमारी जिंदगी में भेजा होगा। सोचकर सावित्री जी ने चांद से कहा, बोलो बेटा, क्या आप जानती हो इस शहर के बारे में कुछ? चांदनी रोते हुए अपना सरनामे हिला दिया। सावित्री जी ने प्यार से कहा, तो शादी कर लो ना हमारे पोते से। हम वादा करते हैं हम आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आपकी जिंदगी में आने वाली सारी तकलीफों को आपसे दूर कर देंगे। आपके पास भी आपका खुद का एक परिवार होगा। आपने कहा था ना कि आपके पास अपना कोई नहीं है, तो क्या आप नहीं चाहती कि आपके पास आपकी खुद की एक फैमिली हो? सावित्री जी की बात सुनकर चांद अपनी आंसू भरी आंखों से मासूमियत से उनकी तरफ देखने लगी। परिवार, उसे परिवार ही तो चाहिए था। उसने धीरे से कहा, पर क्या वो हमसे शादी करेंगे? हम तो अच्छे भी नहीं दिखते। चांद की बात सुनकर सावित्री की हैरान हो गई। उनके सामने बैठी हुई लड़की किसी आसमान से उतरी परी की तरह सुंदर थी, और यह खुद को सुंदर नहीं कह रही थी। उन्होंने बात को आगे ना खींचते हुए कहा, आप बहुत प्यारी है, इसलिए इस बारे में फिक्र मत कीजिए। बस बताइए, क्या आप हमारे पोते से शादी करेंगे? चांद ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपना सर हिला दिया। एपिसोड 5। नेक्स्ट मॉर्निंग, व्योम इस वक्त अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। उसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। उसने बस अपनी दादी की बात मानकर शादी करने का डिसीजन ले लिया था। वैसे भी उसे वर्तिका उसके लिए सूटेबल लगती थी, इसलिए आज वो वर्तिका से कोर्ट मैरिज करने वाला था। व्योम अभी यह सब सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खोला और एक 25 साल का हैंडसम लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, सर, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। बस आपको ठीक 4 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना है। जैसा आपने कहा था, किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं होगी। बस वर्तिका का मैडम को वक्त पर आने के लिए कह दीजिएगा। ये लड़का था व्योम का असिस्टेंट विवेक शुक्ला। विवेक 25 साल का एक होनहार लड़का था, जो पिछले 3 सालों से व्योम के साथ काम कर रहा था। व्योम ने अपना सर हिला दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त 1 बज रहा था। उसने विवेक से कहा, हमारी मीटिंग कब है? विवेक ने कहा, सर, 15 मिनट बाद आपकी मीटिंग मिस्टर खुराना के साथ है, जो कि 3 बजे तक चलेगी, और हमें यहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचने में आधे घंटे का वक्त लगेगा, इसलिए हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। व्योम ने अपना सर हिला दिया और वहां से मीटिंग रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। 2 घंटे तक मीटिंग अटेंड करने के बाद मीटिंग खत्म हो चुकी थी। सामने बैठे क्लाइंट ने व्योम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड मिस्टर अग्निहोत्री की मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्लाइंट की बात सुनकर वो व्योम ने बस एक तिरछी मुस्कुराहट उसे पास कर दी और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। विवेक ने व्योम का ब्लेजर उठाया और उसके साथ बाहर आ गया। व्योम तेज कदमों से चलता हुआ ऑफिस के बाहर आ गया। अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि कोई भी उसके सामने खड़ा होकर खुद को नीचा समझे। व्योम ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त 3 बजे बज रहे थे। उसने अपना मोबाइल निकालकर वर्तिका का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से वर्तिका ने कॉल उठाकर एक्साइट होते हुए कहा, बोलो डार्लिंग। व्योम ने बिना किसी इमोशन के कहा, 4 बजे से पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाना। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम कहीं दुनिया से लेट ना हो जाओ। कहते हुए व्योम ने कॉल कट कर दिया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका इस वक्त खुशी से अपने रूम में झूम रही थी। व्योम की बात सुनकर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि व्योम को आदत है इस तरह से बात करने की। उसने खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, आज मैं बनूंगी वर्तिका फ्रॉम अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन की मालकिन।
ओह गॉड, थैंक यू सो मच, मेरा सपना पूरा करने के लिए, कहते हुए वर्तिका ने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो कि खुशी से उसे ही देख रही थी। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, फाइनली मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है मोम, मैं अग्निहोत्री परिवार की बड़ी बहू बनने वाली हूँ। वर्तिका की माँ विशाखा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जल्दी जा, अगर देर हो गई तो वो कहीं तुझे रिजेक्ट ना कर दे। वैसे भी उसका दिमाग कब क्या सोचता है, उसे खुद पता नहीं होता। अपनी माँ की बात सुनकर वर्तिका ने हंसते हुए कहा, ठीक है माँ, जाती हूँ। कहते हुए वर्तिका अपने मेंशन से बाहर निकल गई। इस वक्त उसने शायद जिंदगी में पहली बार ढंग के कपड़े पहने हुए थे। 3:45 बजे मैनेजर्स रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर व्योम इस वक्त गुस्से से गेट की तरफ देख रहा था, क्योंकि वर्तिका अभी तक नहीं आई थी और उसकी दादी ने उसे 4 बजे तक का टाइम दिया था। उसने गुस्से से विवेक की तरफ देखते हुए कहा, पता लगाओ कि वर्तिका कहाँ है। विवेक ने डरते हुए अपना सर हिलाया और वहां से बाहर चला गया। 4 बजे व्योम का मोबाइल बजने लगा। उसने गुस्से से अपने मोबाइल की तरफ देखा तो वर्तिका का कॉल आ रहा था। व्योम ने कॉल उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम इडियट लड़की, मैंने तुमसे कहा था ना 3:30 बजे तक मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर पहुंच जाना, तो तुम कहां मर गई। व्योम के गुस्से भरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से वर्तिका ने नॉर्मल आवाज में कहा, आई एम सॉरी डार्लिंग, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो मेरी करियर की स्टार्टिंग है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। व्योम ने जैसे ही वर्तिका की बात सुनी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, वर्तिका आहूजा, बहुत गलत किया तुमने व्योम, अग्निहोत्री को धोखा देकर, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। कहते हुए व्योम ने गुस्से से विवेक की तरफ देखते हुए कहा, कार पहाड़ी वाले शिव मंदिर की तरफ मोड़ दो। कहते हुए व्योम गुस्से से कार के अंदर बैठ गया। उसे वर्तिका से कोई अटैचमेंट नहीं था, पर उसे वर्तिका उसके लिए सूटेबल लगती थी। उसे शादी के लिए बीवी नहीं बल्कि एक कैंडिडेट चाहिए थी, जिसे वो दुनिया के सामने दिखा सके कि यह मेरी वाइफ है। व्योम ने गुस्से से कहा, आज तुम्हारी वजह से मुझे दादी की पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है वर्तिका, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। आधे घंटे के बाद व्योम की कार पहाड़ी वाले शिव मंदिर के सामने आकर रुकी। अगर उसकी दादी ने उसे कसम ना दी होती तो व्योम कभी भी यहाँ पर नहीं आता, पर उसके लिए उसकी दादी बहुत जरूरी थी। व्योम बचपन से अकेला था, एक उसकी दादी ही थी जिन्होंने उसे प्यार दिया था, जो रात दिन उसे संभालती थी। व्योम ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान रखना, आसपास खतरा हो सकता है। विवेक ने अपना सर हिलाया और पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों में आए सभी बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देने लगा। वह हम तेज कदमों से चलता हुआ सीढ़ियों से ऊपर मंदिर में आ गया। मंदिर पूरा खाली था, उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अभी भी शांति से मंदिर की तरफ देख रहा था कि पीछे से उसे सावित्री जी की आवाज सुनाई दी। व्योम ने सावित्री जी की आवाज सुनकर पीछे पलट कर देखा। सावित्री जी इस वक्त हमेशा की तरह अपनी सफेद साड़ी और मोतियों के हर में मुस्कुराते हुए पीछे खड़ी थी। उन्हें देखकर भी उनकी आंखें छोटी हो गई। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते थे कि आपके लिए हम कितने जरूरी है। फाइनली आप शादी के लिए रेडी हो गए। हमने आपको 4 बजे तक का वक्त दिया था और आपका वक्त खत्म हो चुका है। अब आपको हमारी मर्जी से, हमारी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। आप तैयार है ना। व्योम ने अपनी दादी की तरफ देखा, जिनके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई एम रेडी। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मंदिर के पीछे एक रूम है, आप वहां पर जाकर चेंज कर लीजिए। वहां पर आपके लिए हमने कपड़े रखवा दिए हैं। व्योम ने इरिटेट हुए कहा, मुझे इन्हीं कपड़ों में शादी करनी है दादी। सावित्री जी ने गुस्से से कहा, हमारी बात मान लीजिए, फिर हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। आखिर में अपनी दादी की खुशी के लिए व्योम चुपचाप उसे रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे रूम में कुछ आदमियों ने वर्तिका को पकड़ के रखा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उससे जबरदस्ती कॉल करके ये बुलवाया गया था कि उसे शादी नहीं करनी है, और यह सब कुछ सावित्री जी ने ही किया था। वो अच्छे से जानती थी कि वर्तिका उनकी प्रॉपर्टी के पीछे है और वह नहीं चाहती थी कि वर्तिका जैसी लालची लड़की उनके घर की बहू बने, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। आधे घंटे के बाद व्योम मंदिर में अग्नि के सामने बैठा हुआ पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और सावित्री जी मुस्कुराते वहां पर बैठी हुई थी। वो हमने इरिटेट होते हुए कहा, और कितना टाइम लगेगा। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, शादी हो रही है आपकी,
इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? व्योम ने उन्हें घूरते हुए कहा, शादी कर रहा हूँ। ये काफी नहीं है अब आपके लिए, जो आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। मेरी मीटिंग्स है, मुझे वो अटेंड करनी है। व्योम की बात सुनकर सावित्री जी ने अपना सर हिलाया और कहा, बस 5 मिनट। कहते हुए सावित्री जी वहां से दूसरी तरफ चली गई। मंदिर के पीछे बने रूम में आकर उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर चांद बैठी हुई थी। उसके आसपास 2-3 लड़कियां थी, जो कि शायद उसे तैयार कर रही थी। सावित्री जी ने चांद के पास आकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर डर नजर आ रहा था। सावित्री जी ने प्यार से कहा, आप घबरा क्यों रही है? हमने कहा ना, हम आपकी भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हम आपको अपने घर की बहू बनाकर रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई आप पर उंगली ना उठा सके। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमें डर लग रहा है। 2 दिन पहले ही हमारी शादी होने वाली थी और हम वहां से भागकर यहाँ पर आए हैं। किस्मत ने कितनी जल्दी रुख बदल लिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। चांद की घबराहट देख सावित्री जी ने प्यार से कहा, आपको महादेव पर भरोसा है ना? जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, वह आपकी जिंदगी की नया भी पार लगाएंगे। आप सब कुछ अपने महादेव पर छोड़िए और चलिए। आज आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने अपने आंसू साफ किया और अपना सर हिला दिया। सावित्री जी ने उसके हाथ को अपने हाथ में थमा और साइड में खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अंजलि क्या आप खुश नहीं है? आपके भाई की शादी हो रही है। अंजलि, जो कि व्योम की छोटी बहन थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश खुदी माँ। बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मेरे शैतान जैसे भाई के लिए इतनी प्यारी और मासूम लड़की को क्यों चुना है। शैतान के लिए एंजल ये थोड़ा बैड नहीं हो गया? शैतान सुनकर चांद घबराने लगी। सावित्री जी ने आंखों के इशारे से अंजलि को चुप रहने के लिए कहा और प्यार से कहा, घबराए मत, ये बस अपने भाई को मजाक में शैतान कहती है। सावित्री जी की आंखों का इशारा देखकर अंजलि चुप हो गई। कुछ देर में अंजलि और सावित्री जी दोनों चांद को लेकर मंदिर में आ चुकी थी। वहां पर भी व्योम ऐसे बैठा हुआ था जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। उसके चेहरे पर ना ही खुशी दिख रही थी, ना ही कोई तकलीफ। उसे तो जैसे शादी से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस अपनी दादी की कसम की वजह से शादी करने के लिए बैठा हुआ था। पंडित जी ने चांद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ पर बैठिए बेटा। पंडित जी की बात सुनकर सावित्री जी और अंजलि ने चांद को व्योम के बगल में लाकर बिठा दिया। व्योम चुपचाप सामने जल रहे अग्निकुंड को देख रहा था। उसने एक नजर भी चांद की तरफ नहीं देखा था। वही चांद भी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने भी अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था। वह वहां पर चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी, जैसे अगर वह 1 इंच भी हिली तो उसे सजा मिलने वाली हो। पंडित जी ने मित्रों का उच्चारण करते हुए कहा, वर के हाथ में वधू का हाथ रखिए। कहते हुए उन्होंने व्योम के हाथ में एक पान रख दिया। व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, और क्या क्या करना है? सावित्री जी ने थोड़े गुस्से से कहा, तमीज से बात कीजिए। सावित्री जी की आवाज सुनकर व्योम चुपचाप उनको घूरने लगा। चांद अपना कांपता हुआ हाथ व्योम के हाथ की तरफ बढ़ा रही थी। सावित्री जी ने प्यार से कहा, डरिए मत बेटा। चांद का हाथ सावित्री जी ने व्योम के हाथ में रख दिया। व्योम, जो कि अब तक चुपचाप सावित्री जी को घूर रहा था, उसे अपने हाथ में छोटा सा हाथ महसूस हुआ, जो इतना सॉफ्ट था जैसे किसी न्यू बॉर्न बेबी का। उसने तिरछी नजरों से चांद के हाथ की तरफ देखा, जो कि गुलाबी नजर आ रहा था। इतना नाजुक हाथ देखकर उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगी। उसने खुद से कहा, ये तो किसी छोटी सी बच्ची का हाथ लगता है। क्या दादी मेरी शादी किसी छोटी बच्ची से कर रही है? कहते हुए व्योम ने टेढ़ी नजरों से चांद को देखने की कोशिश की तो वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, जिस वजह से व्योम को बस उसका आधा चेहरा नजर आ रहा था। उसका चेहरा दूध की तरह गोरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अगर उसे हल्के से टच करे तो भी उसकी स्किन से खून निकलने लगे। व्योम अब उसका पूरा चेहरा देखना चाहता था, पर चांद तो जैसे अपना चेहरा ऊपर उठने के लिए तैयार ही नहीं थी। शायद आज वह आसमान को बताना चाहती थी कि आसमान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी खूबसूरती बिना चांद के अधूरी है। हेलो एवरीवन, ये एक न्यू स्टोरी है, तो अगर आपको ये पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी एपिसोड अपलोड करूं, तो इस वीडियो पर 200 लाइक्स करवा देना और 200 लाइक्स कंप्लीट होते ही न्यू एपिसोड्स आ जाएंगे। सावित्री जी का ध्यान जैसे ही व्योम पर गया कि वो कैसे चांद का ध्यान चेहरा देखने की कोशिश कर रहा है, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई।
उन्होंने खुद से कहा, आखिर हमारी चांद है ही इतनी प्यारी कि आप खुद को उनसे दूर नहीं रख पाएंगे और हमें यकीन है कि हमारे शिव जी ने इन्हें आपकी जिंदगी में किसी मकसद से ही भेजा है। सोचते हुए वो मुस्कुराने लगी। वही अंजलि चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर ना खुशी नजर आ रही थी, ना ही कोई तकलीफ। ऐसा लग रहा था उसे जैसे शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पंडित जी ने कहा, वधू और वर का गठबंधन कीजिए। पंडित जी की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, अंजलि ने कहा, ओके दादी माँ, कहते हुए वो अजीब सा चेहरा बनाकर उन दोनों के पास आकर बैठ गई। उसने चांद की चुनरी और व्योम के गले में पहने हुए दुपट्टे को मजबूती से दो गठन में बांध दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। व्योम अभी भी चांद के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था। वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद कहा, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात सुनते ही व्योम झट से उठकर खड़ा हो गया, पर चांद अभी भी बैठी हुई थी, जिस वजह से उसे एक तेज झटका लगा क्योंकि दोनों का गठबंधन हो चुका था। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी हल्की सी आवाज भी इतनी मीठी थी कि व्योम के कान में उसकी वह आवाज गूंजने लगी। उसने खुद से कहा, आखिर ये लड़की है कौन? उसके इतना कहते ही चांद भी उठकर खड़ी हो गई। घबराहट की वजह से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पंडित जी ने कहा, पहले 3 फेरों में वधू आगे और बाकी 4 पैरों में वर। पंडित जी की बात सुनकर सावित्री जी ने प्यार से कहा, चांद आपको पहले आगे रहना है, घबराए मत। चांद ने अपना सर हिलाया और चुपचाप अपना चेहरा झुककर चलने लगी। व्योम को अब इरिटेशन हो रही थी। एक तो वह चांद का चेहरा नहीं देख पा रहा था, ऊपर से चांद ऐसे चल रही थी जैसे उसके पैरों में बेड़िया बांध दी गई हो। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जल्दी चलो, अगले जन्म तक फेरे नहीं लेने हैं। व्योम की डरावनी आवाज सुनकर घबराहट की वजह से चांद नीचे गिरने की हुई कि व्योम ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हम ऐसे फेरे कंप्लीट कर सकते हैं? पंडित जी कुछ कहते इससे पहले ही व्योम चांद को अपनी गोद में लेकर फेरे कंप्लीट करने लगा। उसने टेढ़ी नजरों से चांद के चेहरे की तरफ देखा, जो कि अपनी आंखें बंद करके चुपचाप उसकी गोद में थी। उसके चेहरे को देख व्योम भी जैसे किसी और की दुनिया में खो गया। उसने खुद से कहा, शी इज सो ब्यूटीफुल, कहते हुए व्योम ने अपने फेरे कंप्लीट कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।